नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं जो आपका मेंस का जो टेस्ट सीरीज चल रही, मॉक सीरीज चल रही है आपकी, उसका जो पेपर नंबर 6 है उसके सॉल्यूशन। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे आपके इस मॉक टेस्ट के अंदर। पहला क्वेश्चन था कि आपको ये बताना था कि इसमें से ऐसी वो कौन सी चीज़ है जिसको अगर अपन गर्म करें तो सबसे ज़्यादा फैलेगी, उसके मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा फैलेंगे, सबसे ज़्यादा एक्सपेंड होंगे। दिखती सी बात है, कुछ डाउट करने की जरूरत नहीं, सीधे हवा को गर्म करोगे तो हवा और ज़्यादा क्या होगी बताओ, फैलेगी, सीधी सी बात है। इन सब में ऑब्वियस बात है गैस एक ऐसी चीज़ होती है जो गर्म करने पर ज़्यादा फैलती है। तो इसका बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका वायु बोले तो क्या हो जाएगा, एयर। क्या हो जाएगा, वायु बोले तो इसका जो आंसर होगा आपका, वो आंसर होगा आपका एयर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से भी मृत्यु का पता लगाने में महत्व है ना? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज सिग्निफिकेंस इन डायग्नोजिंग द डेथ बाय ड्राउनिंग। ड्राउनिंग होता है ये, ड्राउनिंग नहीं होता है, ड्राउनिंग। आपको पता है इंग्लिश का वर्ड होता है कौन सा, ड्राउन। ड्राउन का मतलब क्या होता है, डूबना। ठीक है, तो क्या मतलब है, कहना क्या चाह रहा क्वेश्चन, ये समझो। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि कई बार ऐसा इंसान होता है ना कि डूबने से उस इंसान की क्या होगी, मौत होगी, फिर उसकी डेड बॉडी लेके आए बाहर, और बाद में अपने को अगर ये प्रूफ चाहिए कि वास्तव में कैसे पता करें, है ना, कोई कभी कभार कोर्ट वगैरह में प्रूफ चाहिए होता है कि इसकी वास्तव में मृत्यु डूबने से हुई है, पानी के अंदर डूबने से हुई है, तो कैसे पता लगा है? तो जनरली क्या होता है, अगर पानी के अंदर बंदा डूब के मरा है तो शरीर के अंदर पानी गया होगा। शरीर के अंदर जब पानी जाता है तो ऑब्वियस बात है उस पानी के अंदर एक सूक्ष्म एल्गी होती है, शैवाल होती है, वो भी उस पानी के अंदर जाती है, और उस माइक्रोस्कोपिक एल्गी को साइंस की दुनिया में अपन बोलते हैं डायटम। डायटम एक टाइप की क्या होती है, एल्गी टाइप की होती है, एक सूक्ष्म शैवाल होती है। ठीक है, तो वो भी उसके शरीर के अंदर ऑब्वियस सी बात है जाएगी अगर पानी से डूब के मरा है। तो अगर किसी व्यक्ति का ये पता लगाया जाए कि उसके शरीर के अंदर ये डायटम मिला है तो 100% डायटम किस में होगा, पानी में, और इसका मतलब 100% आदमी किस में डूब के मरा है, पानी में। तो किसकी उपस्थिति से पता लगाया जाता है कि आदमी डूबने से मरा है, तो डायटम की उपस्थिति से। किसकी उपस्थिति से, डायटम की उपस्थिति से पता लगाया जाता है कि इंसान की मृत्यु या इस जीव की मृत्यु डूबने से हुई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जनजाति का दर्जा, शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, ये जो हम स्टेटस देते हैं वो किन को देखते हैं, क्या ये ओनली हिंदुओं को ही दिया जाता है, या हिंदू और क्रिश्चियन लोगों को ही दिया जाता है, या हिंदू और मुस्लिम को दिया जाता है, या धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है? देखो दोस्तों, SC और ST कौन होते हैं दोस्तों, वो लोग जो जंगलों में, पहाड़ों में, पर्वतों में जाकर आम सोसाइटी से दूर जाकर दोस्तों जंगलों में अपना जीवन बिताते थे, घूम घूम कर रहते थे। यही तो लोग दोस्तों क्या कहलाते हैं, ऐसी जातियों को तो अपन क्या बोलते हैं, जनजातियां। इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइब्स। क्या बोलते हैं, ट्राइब्स। और इन्हीं को दर्जा दिया जाता है ST का। अब उससे हमें ये लेना देना नहीं कि ये हिंदू हैं, कि मुस्लिम हैं, कि क्रिश्चियन हैं, कि आपके बौद्ध हैं, कि क्या है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बस अगर पता चलता है कि इस जाति के लोग घुमंतु रूप से पहाड़ों पर्वतों में ही ज़्यादातर अपना जीवन व्यतीत किया है, तो बस इसी हिसाब से आपको दर्जा दे दिया जाता है ST का। पर्टिकुलर धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अगर अपन देखें तो धर्म निष्ठा से क्या है, ST का दर्जा तटस्थ है। रिलीजियसली ये मामला एकदम क्या है, न्यूट्रल है। हम रिलीजियस को देखकर ST का दर्जा नहीं देते हैं। ठीक है, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका B। नेक्स्ट अगला, स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों जो आपके फिल्म, जो नेशनल फिल्म अवार्ड वगैरह होते हैं, उसमें जो साथ में मोमेंटो दिया जाता है दोस्तों, वो स्वर्ण कमल का दिया जाता है। तो स्वर्ण कमल का संबंध किससे दोस्तों, सिनेमा से। सिनेमा के जो अवार्ड होते हैं उससे संबंध है स्वर्ण कमल का। अगला क्वेश्चन है, आपके सामने दोस्तों 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं और हमको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो आपको लग रहा है कि हाँ ये एकदम सही है। अब स्टेटमेंट किस चीज से रिलेटेड है? तो दोस्तों जो मंत्रिमंडल होता है, क्या होता है दोस्तों, जो मंत्रिमंडल होता है, जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, तो सेंट्रल लेवल पर PM प्लस सारे मंत्री, वो, और स्टेट लेवल पर मुख्यमंत्री प्लस सारे मंत्री। हाँ, हालांकि सारे मंत्री होगा तो फिर मंत्री परिषद हो जाएगा, जबकि बात अगर सिर्फ मंत्रिमंडल की हो तो ओनली कैबिनेट मिनिस्टर। देखो सेंट्रल लेवल पर PM और जितने भी कैबिनेट लेवल के मंत्री होते हैं उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, द कैबिनेट, हिंदी में बोलते हैं मंत्रिमंडल। और स्टेट लेवल पर मुख्यमंत्री और साथ में जितने भी कैबिनेट लेवल के मंत्री होते हैं उन सबके ग्रुप को स्टेट लेवल पर एक राज्य में क्या बोलते हैं, द कैबिनेट, बोले तो मंत्रिमंडल। अब हमसे पूछा कि इनमें से कौन से मंत्रिमंडल के कार्य है, उसके फंक्शंस के आधार पर बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला सेंट्रल लेवल की यहां पर बात हो रही है अगर मंत्रिमंडल की, तो केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित समस्याओं पर क्या करना बताओ, विचार करना। ऑब्वियस सी बात है, मंत्रिमंडल का ही काम होगा। अगला देखो, अगला ऐसे आर्थिक और राजनीतिक मामलों पर विचार करना जिन पर व्यापक परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेने की आवश्यकता हो। बिल्कुल, ऐसा कोई भी इकोनॉमिकल इशू हो या कोई भी ऐसा पॉलिटिकल इशू हो जो पूरे देश को प्रभावित करता है तो उस पर भी यही मंत्रिमंडल के लोग ही डिस्कस करेंगे, सारे मंत्री और PM मिलकर डिस्कस करेंगे।
विदेशी मामलों से संबंधित ऐसे कोई भी मामले, है ना, जो हमारी बाह्य आंतरिक सुरक्षा जिनसे प्रभावित हो या प्रभावित ना हो रहे हो, तो ऐसे जितने भी वैदेशिक मामले होते हैं वो भी मंत्रिमंडल उस पर क्या करेगी बताओ, डिस्कशन करेगी। तो ये तीनों के तीनों दोस्तों स्टेटमेंट क्या है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके एकदम सही है। टू डील विद प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, टू कंसिडर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इश्यूज दैट हैव टू बी जज्ड विद अ वाइडर पर्सपेक्टिव, और टू डील विद पॉलिसी मैटर्स कंसर्निंग विद आपके फॉरेन अफेयर्स। तो ये सारे के सारे दोस्तों मंत्रिमंडल के फंक्शंस है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3। ऑप्शन नंबर बोले तो आपका सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना किसने की थी? तो दो फैक्ट तो ऑलरेडी हमको इस एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन के अंदर दे दिए। एक तो 1864, दूसरी जगह कौन सी, मद्रास, उसमें वेद समाज की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे दोस्तों? तो ये फैक्ट अपने को याद रखना है, केशव चंद्र सेन। इस अगली बार क्वेश्चन उल्टा करके पूछ सकता है कि इनमें से केशव चंद्र सेन किस चीज के संस्थापक हैं, तो आपको याद रखना है वेद समाज के। वेद समाज की स्थापना कब हुई थी? 1864 के अंदर, 1864 के अंदर, ठीक है। जैसे अपन ब्रह्म समाज पढ़ते हैं, ब्रह्म सभा 1828 में राजा राममोहन रॉय द्वारा स्थापित की गई थी, 1830 में वही ब्रह्म समाज बन गया। वैसे वैसे अपन प्रार्थना समाज पढ़ते हैं जिसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। वैसे वैसे अपन आर्य समाज पढ़ते हैं जिसकी स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तो ऐसी चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, हल्दी के किस भाग से दोस्तों पाउडर प्राप्त किया जाता है? देखो दोस्तों, हल्दी एक्चुअल में क्या होता है, कोई भी, देखो दोस्तों, कोई भी क्या होती है, कोई पेड़ होता है तो उसके अंदर क्या होती है, कोई भी जो पेड़ होता है उसके अंदर क्या होती है दोस्तों, जड़ें होती है। क्या होती है? जड़ें होती है। जड़ों के ऊपर दोस्तों क्या होता है, जड़ों के ऊपर अगर आपसे बोला जाए क्या होता है, तो जड़ों के ऊपर दोस्तों क्या होता है, तना होता है। जड़ों के ऊपर क्या होता है, तना होता है। जड़ों के ऊपर क्या होता है दोस्तों, जड़ों के ऊपर आपका क्या होता है, तना होता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि तने का कुछ भाग तो ऊपर होता है, जनरली तो अपन देखते हैं जो स्टेम होता है, तना, जिसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जिसको अपन बोलते हैं स्टेम। क्या बोलते हैं दोस्तों, जिसको अपन बोलते हैं स्टेम, ठीक है, तना। तो जनरली तो तना अपन देखते हैं ऊपर होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि तने का कुछ हिस्सा जमीन के नीचे, ये जमीन के नीचे भी दबा हुआ होता है, ये भी क्या है आपका तना है, बोले तो क्या है, स्टेम है। और हल्दी के अंदर क्या सीन है आपको पता है? हल्दी क्या है, हल्दी वास्तव में जड़ें नहीं होती जो हल्दी हम प्राप्त करते हैं। हल्दी के पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो जड़ों से नहीं प्राप्त की जाती है। हल्दी एक्चुअल में हल्दी के पौधे के तने से प्राप्त की जाती है, लेकिन तना कौन सा, वो वाला तना जो बाहर दिख रहा है वो नहीं, जो जमीन के अंदर दबा हुआ वो है एक्चुअल में। और एक्चुअल में इसके लिए एक टर्म होती है, वो तना जो कि जमीन के अंदर दबा हुआ होता है उसको बोलते हैं राइजोम। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं राइजोम। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं राइजोम। तो अब आप, अगर आपसे कोई पूछे बताओ हल्दी हम किससे प्राप्त करते हैं, तो हल्दी एक्चुअल में दोस्तों प्राप्त की जाती है, बताओ किससे हल्दी प्राप्त की जाती है? तने का वह हिस्सा जो कि जमीन के अंदर की तरफ है, और उसको बोलते हैं राइजोम। तो किससे प्राप्त की जाती है? राइजोम। और फिर उसी को दोस्तों सूखे हुए राइजोम को पीसकर हल्दी पाउडर अपन बनाते हैं। तो बस, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हल्दी किससे प्राप्त की जाती है? ड्राइड, सूखे हुए राइजोम से, है ना, सूखा हुआ प्रकंद, हिंदी में बोलते हैं प्रकंद, इंग्लिश में बोलते हैं राइजोम। तो मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, ठीक है, क्लियर है, डन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। चित्रों में पतलून जैसी पोशाक पहने हुए दिखाया जाने वाला वो भारतीय शासक कौन सा है, जिसके चित्रों में अपन देखते हैं उसने पतलून, है ना, पतलून जैसी पायजामा, पतलून जैसी ना पोशाक पहन रखी है दोस्तों, तो वो है आपका राजा कौन सा, कनिष्क, जो कश्मीर का राजा, कौन सा, कनिष्क। तो कनिष्क को पतलून जैसी पोशाक पहने हुए दिखाया गया है, फैक्ट है, याद रखना पड़ेगा आपको। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस एक संस्कृति ने अपने मृद भांडों, मतलब जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, ठीक है, उसको हमें पता चलता है कि सर्वप्रथम चित्रित किया था। मतलब इनमें से किस टाइम के दोस्तों मृद भांड, मिट्टी के बर्तन हमें पता चलता है कि वो चित्रित है ना, चित्रित किए हुए हमें मिलते हैं। तो दोस्तों वो है आपका जो ताम्र पाषाण काल के जितने भी अपने को मृद भांड मिले हैं उनमें से अधिकांश दोस्तों वो कैसे हैं आपके, चित्रित है, ताम्र पाषाण काल, जहां जिस समय तांबे का अपन इस्तेमाल करना सीख लिया था दोस्तों। नेक्स्ट अगला करो। और वैसे भी आपको बताया, मानव द्वारा सर्वप्रथम जिस धातु का इस्तेमाल किया गया था वो लोहा नहीं थी, हमने सबसे पहले तांबे का ही इस्तेमाल करना सीखा था। और ये तांबे में भी पाषाण, मतलब समझ रहे हो, पाषाण, जब सबसे पहले इंसानों ने धातु इस्तेमाल नहीं की, सबसे पहले इंसानों ने पत्थरों का इस्तेमाल किया था, तो उसको बोलते हैं पाषाण काल। समझ रहे हो, पैलियोलिथिक, आपका वो लिथिक एज या स्टोन एज जिसको अपन बोलते हैं, उसको भी 3 हिस्सों में बांटते हैं। सबसे पुराना पैलियोन, बीच वाला मीजोन, नए वाला आपका नियो। तो वो एक अलग है। इंसान ने सबसे पहले पत्थरों का इस्तेमाल करना सीखा। जब तक इंसान केवल पत्थरों का इस्तेमाल कर रहा था तब तक उस समय को कहा गया स्टोन एज, हिंदी में बोला गया पाषाण काल। उसके बाद मानव ने धातु का इस्तेमाल करना सीखा, धातु का। और धातु में, मेटल में भी सबसे पहले किस मेटल का इस्तेमाल इंसान ने सीखा, तो वो थी आपकी तांबा, बोले तो कॉपर, ठीक है। तो जब पत्थरों का इस्तेमाल सीख लिया था और तांबे का इस्तेमाल करना स्टार्ट हुआ था, तो वो जो आपका उस टाइम का पीरियड को अपन बोलते हैं ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। तो इस काल के अंदर दोस्तों एक्चुअल के अंदर जो मृद भांड, मिट्टी के बर्तन मिले हैं वो आपके चित्रित हैं। इसका मतलब इससे पहले वाले मिट्टी के बर्तन वो चित्रित नहीं है। नेक्स्ट अगला,
1878 का जो दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, जिसके तहत दोस्तों भारत के अंदर प्रेस पर दोस्तों क्या लगाया गया, सेंसर लगाया गया, बैन लगाया गया, प्रतिबंध लगाया गया, कुछ समाचार पत्रों को बंद कर दिया गया। एक्चुअल में क्या था दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनो। एक्चुअल में 1878 में, कब, 1878 में एक दोस्तों भारत का वायसराय हुआ जिसका कार्यकाल था 1876 से 1880 तक। ये इस वक्त भारत के जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड लिटन। क्या नाम था इनका? लॉर्ड लिटन नाम का था। इसने भारत के अंदर कई बुरे काम किए। उनमें से एक बुरा काम यह था, इसको लगा कि भारत के जो ऐसे समाचार पत्र हैं जो खास करके क्या करते हैं, अपनी खुद की भाषा के अंदर, देसी भाषा के अंदर समाचार पत्र छापते हैं और हमारे खिलाफ माहौल बनाते हैं, हमारे खिलाफ लिखते हैं, जिससे हमारे खिलाफ जनता में, देश में क्या बनेगा, माहौल बनेगा। तो क्यों ना लिटन ने सोचा जितने भी देशी भाषा के अंदर, इंग्लिश वगैरह में छपते हैं वो अलग बात है, वो नहीं, जो देसी भाषा के अंदर, मातृभाषा के अंदर जो भी अखबार वगैरह छपते हैं उनको बैन कर दिया जाए। और मातृभाषा को इंग्लिश में बोलते हैं वर्नाक्युलर। क्या बोलते हैं दोस्तों? मातृभाषा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मातृभाषा को इंग्लिश में बोलते हैं वर्नाक्युलर। वर्नाक्युलर का मतलब ही होता है दोस्तों मदर टंग, बोले तो मातृभाषा। तो एक्चुअल में क्या किया लॉर्ड लिटन ने 1878 के अंदर बोला ऐसे जितने भी मातृभाषा के अंदर छपने वाले समाचार पत्र है उनको क्या कर दो, बैन कर दो, उनको बंद कर दो। ठीक है, तो वर्नाकुलर, इसीलिए इसको बोलते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर, मातृभाषा में छपने वाले समाचार पत्र वगैरह बंद कर दो। तो इसके लिए कानून लाया 1878 के अंदर, इसी को बोला जाता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। कब आया? 1878, जिसके तहत देसी भाषा में छपने वाले समाचार पत्र क्या कर दिए गए, बैन। अब सवाल पैदा होता है, एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है? इस बार एग्जामिनर खुद कह रहा है कि 1878 के अंदर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया। ठीक है, ये तो खुद ही कह रहा है, लेकिन के तहत मतलब इस प्रेस एक्ट के तहत भारत के समाचार पत्रों को जो क्या किया गया, बंद किया गया। भारत के समाचार पत्रों को क्या किया गया, जो बंद किया गया। तो अंग्रेजों ने बंद किया, किसने बंद किया? मैं आपको बता दूं, उस वक्त वायसराय लॉर्ड लिटन था। लेकिन एक्चुअल में क्या था, क्यों ऐसा लगा लिटन को कि यार मुझे ये बंद करना चाहिए? तो मैंने आपको बताया रीजन ये था कि उसको लगा कि हमारे खिलाफ माहौल बना रहे हैं, मातृभाषा में छापेंगे, हम इतना समझ नहीं पाएंगे, यहाँ के लोग समझेंगे और उनमें हमारे खिलाफ माहौल बनेगा। तो वास्तव में क्या ऐसा कुछ हो रहा था कि उस समय के लोकल भाषा के, मातृभाषा के समाचार पत्रों में? हाँ, बिल्कुल हो रहा था। यही हमसे पूछना चाह रहा था, वास्तव में उस वक्त मातृभाषा के समाचार पत्रों में लोग क्या छाप रहे थे? तो उन दिनों क्या था दोस्तों, 1876-77 के अंदर भारत के अंदर भयंकर एक अकाल पड़ा था, और उस अकाल में अंग्रेजों ने राहत कार्यों में इतना कुछ ध्यान दिया नहीं, जनता बहुत परेशान हो रही थी। उनके खिलाफ दोस्तों काफी माहौल इस मातृभाषा के समाचार पत्रों ने बनाया था, और इसी वजह से दोस्तों इसको बंद किया किसने? लॉर्ड लिटन ने। तो अगर पूछा जाए 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत भारतीय भाषा के समाचार पत्रों का दमन किसकी आलोचना की वजह से हुआ था, किस चीज की आलोचना? तो दोस्तों 1876-77 के टाइम जो अकाल आया था उसके प्रति अंग्रेजी अधिकारियों का जो अमानवीय दृष्टिकोण था उसकी आलोचना इस समाचार पत्रों में की जा रही थी, और उसके बाद इन समाचार पत्रों को बंद कर दिया गया। और किसने बंद किया था? लॉर्ड लिटन ने। हालांकि इसके बाद जो नया वायसराय आता है उसका नाम था दोस्तों लॉर्ड रिपन। क्या नाम था उसका? फिर एक नया वायसराय आता है दोस्तों, उसका कार्यकाल होता है 1880 से 84 तक, और उसका नाम था लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन ने दोस्तों क्या किया? लॉर्ड रिपन ने दोस्तों इसको क्या किया, इस पर जो बैन लगा था उस बैन को क्या कर दिया, हटा दिया, और फिर से दोस्तों समाचार पत्र छपने लगे देशी भाषा के अंदर भी। तो लॉर्ड रिपन अच्छा काम करके जाता है। यही वो आदमी जिसने भारत में सबसे पहले पंचायत राज या स्थानीय स्वशासन या लोकल गवर्नेंस जैसी हमको क्या दी थी, व्यवस्था दी थी। लॉर्ड रिपन ये अच्छा आदमी, मतलब अच्छे काम करके गया भारत में, ये बुरे काम करके गया था भारत के अंदर। नेक्स्ट अगला देखो, अगला है, इनमें से किस एक शहर को भारत का 0 मील केंद्र है ना, 0 माइल सिटी भी कहते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर है आपका नागपुर। अब किसी को ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया होगा कि सर कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। क्या है दोस्तों, 1907 के अंदर अंग्रेजों ने क्या किया दोस्तों, अंग्रेजों ने क्या किया है ना, अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने भारत के अंदर एक सर्वे करवाया 1907 के अंदर, एक ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे कराया, और सर्वे के तहत देखा कि भारत का एकदम मध्य का, भारत का एकदम भौगोलिक केंद्र क्या है, एकदम ज्योग्राफिकल रूप से देखे तो सेंटर वाली जगह कौन सी है? तो उनको लगा कि ये वाली जगह ना एकदम ऐसा लग रहा है भारत के एकदम बीचों बीच में। और ये जगह कहां पर थी दोस्तों? ये जगह थी आपके नागपुर में। तो वहां पर उन्होंने एक पत्थर गाड़ा और बोल दिया कि ये एकदम पूरे भारत का क्या बताओ, ज्योग्राफिकल सेंटर है, ज्योग्राफिकल एकदम क्या है, सेंटर है ना। और ये कहां पर है? नागपुर में ही है। तो इस सेंटर से जो नागपुर की दूरी वो एकदम 0 माइल की है, इसलिए दोस्तों इसको 0 माइल सिटी कहते हैं, क्योंकि 0 माइल जो स्टोन है वो पत्थर वो कहां गाड़ा गया दोस्तों? नागपुर के अंदर। कैसे नागपुर के अंदर? क्यों? क्योंकि जब सर्वे कराया गया तो पता चला कि जो आपका भारत का जो भौगोलिक केंद्र आ रहा है वो कहां पर आ रहा है, वो आ रहा है आपके इसी नागपुर वाली जगह में। इसलिए नागपुर को दोस्तों बोलते क्या बोलते हैं, आपका 0 माइल सिटी बोलते हैं, 0 माइल केंद्र बोलते हैं। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे, क्लियर है। और भारत का जो कपास अनुसंधान केंद्र है वो भी कहां पर है आपका, वो भी नागपुर के अंदर ही है। ठीक है, ओके नेक्स्ट अगला देखो। अगला है, इनमें से किस एक शहर को भारत का 0 मील केंद्र है ना, 0 माइल सिटी भी कहते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर है आपका नागपुर। अब किसी को ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया होगा कि सर कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। क्या है दोस्तों, 1907 के अंदर
धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है दोस्तों? द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिलेट्स टू, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ही क्या होता है दोस्तों? इस तरह से विकास करें कि आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों को भी अपन क्या रखें, ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि आज जितने भी संसाधन हम सारे के सारे हम ही उसको यूज कर लें, हम उसको इतने अच्छे तरीके से यूज करें कि हम आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों को भी क्या रखें, ध्यान में रखें। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में है ही क्या कि हम ऐसा नहीं कि आज जितने भी हमारे पास रिसोर्सेस है उनको क्या कर दे, खत्म कर दे, एग्जॉस्ट कर दे, नहीं। तो बताओ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का संबंध किससे दोस्तों? निःशेषणीय संसाधनों से। मतलब दोस्तों ऐसे संसाधन जो क्या हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं, जैसे कोयला वगैरह ज्यादा यूज किया तो एकदम खत्म हो जाएगा, तो अगर हम ही सब यूज लेंगे तो आने वाली पीढ़ी उसका क्या यूज लेंगी? तो ऐसे संसाधन, ऐसे रिसोर्सेज जो खत्म हो सकते हैं उन पर अपन ध्यान रखें और उनका सीमित मात्रा में जितना हो सके उतना ही उसका यूज करें, ताकि आने वाली पीढ़ी भी उसका क्या करे, मतलब उसका उपयोग कर सके, उसका यूज कर सके। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का संबंध कैसे दोस्तों? ऐसे रिसोर्स जो एग्जॉस्ट हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं, उनको कैसे अच्छे तरीके से यूज किया जाए, उस पर फोकस करता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों निःशेषणीय संसाधनों से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? कीट मतलब कोई भी चींटी या कोई भी इंसेक्ट जब आपको काटता है उसके बाद आपको जो खुजली सी फील होती है तो किसकी वजह से होती है दोस्तों? तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फॉर्मिक एसिड की वजह से। चींटी का साइंटिफिक नाम इसलिए क्या होता है? फॉर्मिका, क्योंकि उसके अंदर एसिड होता है जिससे हमें खुजली होती है, उसके काटने से। कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। तो चींटी वगैरह के अंदर कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट अगला देखो, भारत भवन नामक एक मल्टी आर्ट सेंटर है दोस्तों, जहां पर विभिन्न तरह की कलाएं वगैरह दिखाई जाती है। ये भारत के किस शहर में स्थित है, जिसकी स्थापना 1982 में उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी? तो दोस्तों जो हमारा भारत भवन है वो आपके भोपाल के अंदर है। भ से भारत, भ से भवन और भ से ही दोस्तों क्या हो जाएगा? भोपाल। भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। तो भारत भवन कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश के अंदर, भोपाल के अंदर है। मध्य प्रदेश की राजधानी आपके भोपाल के अंदर है। अगला, एक इतिहासकार हुआ है दोस्तों जिसका नाम है मिनहाज ए सिराज। बोलो क्या नाम है उस इतिहासकार का? उस इतिहासकार का नाम है दोस्तों, है ना, क्या नाम है ना, मिनहाज ए सिराज। क्या नाम है बताओ? मिनहाज ए सिराज। एक्चुअल में इस इतिहासकार ने किस क्षेत्र को दोस्तों बताया कि ये एक हिंदुस्तान क्षेत्र, इसको बोला कि ये इलाका, इस इलाके को मैं बोलूंगा हाँ ये हिंदुस्तान है। एक्चुअली बता देता है था कौन दोस्तों? जो मिनहाज ए सिराज है ये एक इतिहासकार था। और ये किसके टाइम था दोस्तों? तो ये जो गुलाम वंश में दोस्तों जो अपन रजिया सुल्तान पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं अपन? जो रजिया सुल्तान पढ़ते हैं, जो कि इल्तुतमिश की पुत्री के रूप में अपन पढ़ते हैं। इल्तुतमिश के बाद बीच में तो कुछ टाइम के लिए वो था शासक दूसरा, और उसके बाद उसको हटा के फिर रजिया सुल्तान को जब बनाया गया था। तो रजिया सुल्तान के समय एक इतिहासकार हुआ उसके टाइम जिसका नाम था मिनहाज ए सिराज। उसने दोस्तों हिंदुस्तान को जो बताया, किस इलाके को दोस्तों उसने हिंदुस्तान से इंगित किया है? तो उसने बताया कि जो पंजाब वाला इलाका है, जो हरियाणा वाला है, और गंगा और यमुना के बीच का जो जितना पूरा इलाका, इस पूरे इलाके को दोस्तों उसने हिंदुस्तान कहकर पुकारा था। ठीक है, तो मैंने ये भी बता दिया मिनहाज ए सिराज किसके टाइम का था दोस्तों? रजिया सुल्तान के टाइम का था। इसकी एक बुक भी थी तबकात नासिरी करके, कोई पूछ ले, इसकी एक फेमस बुक भी थी, उसका नाम था तबकात ए नासिरी। तो तबकात ए नासिरी किसकी बुक थी? तो तबकात ए नासिरी बुक थी दोस्तों किसकी? ये थी आपकी मिनहाज ए सिराज की। और मिनहाज ए सिराज किसके समय का इतिहासकार है? किस शासक के समय का है? रजिया सुल्तान के समय का है। इसने हिंदुस्तान से इंगित किस इलाके को किया दोस्तों? तो पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना नदी के बीच वाला इलाका है, उसको उसने हिंदुस्तान बताया। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो, संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन के लिए टैगोर केंद्र कहाँ है? तो कुल मिलाकर जो हम हमारे कल्चर और हमारे सिविलाइजेशन की स्टडी करते हैं उसके लिए दोस्तों एक टैगोर सेंटर की स्थापना की गई। तो ये है कहाँ पर? तो अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए टैगोर सेंटर कहाँ पर है, तो दोस्तों जो टैगोर सेंटर है वो आपके हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश की भी कैपिटल के अंदर है। कहाँ पर है दोस्तों? शिमला के अंदर। तो टैगोर केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? शिमला के अंदर है। कहाँ पर है? शिमला के अंदर है। शिमला बोले तो हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखो, यदि अंडमान में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आता है तो किस बंदरगाह के, है ना, किस पोर्ट के अधिकारी को सबसे पहले सचेत किया जाएगा कि भाई अलर्ट हो जाओ? तो आप देख लो, अगर आप मैप के हिसाब से देखोगे, मैप, इसके लिए इंडिया का मैप एकदम दिमाग क्लियर होना चाहिए। तो अंडमान निकोबार आपको तो सबसे नजदीक किसके ऊपर से देखे? तो म्यांमार के। अंडमान निकोबार सबसे नजदीक किसके है? म्यांमार के। और म्यांमार के आपको पता है पुराना शहर बड़ा फेमस कौन सा है? रंगून। तो सबसे पहले रंगून बंदरगाह के अधिकारी को दोस्तों सबसे पहले अलर्ट किया जाएगा। ठीक है, जिसको अपन बर्मा भी कहते हैं आजकल। नेक्स्ट अगला देखो, जो वांगला उत्सव है वो भारत के किस राज्य में दोस्तों मनाया जाता है? इन्हीं नवंबर, इसी महीने के अंदर दोस्तों लगभग हर साल मनाया जाता है वांगला उत्सव। और वांगला उत्सव दोस्तों मनाया जाता है कहां पर? ये मनाया जाता है मेघालय के अंदर। मेघालय की जो दोस्तों जो जनजातियां हैं, कौन सी? गारो, खासी, जयंतिया,
ठीक है, ये जो ट्राइबल्स हैं इन इलाकों के अंदर रहती हैं, ये जनजातियां दोस्तों ये उत्सव मनाती, वांगला उत्सव। क्यों? क्योंकि इन्हीं दिनों दोस्तों पूरी फसल आपको पता गर्मियों में जो उगाई थी वो पूरी काट के और पूरी आ जाती है, बेचते हैं, बढ़िया पैसा आता है, अच्छी इनकम होती है, तो बढ़िया फेस्टिवल मनाते हैं उन पैसों से दोस्तों। कहाँ के? मेघालय की गारो, खासी और जयंतिया जनजाति के लोग, और इस उत्सव को बोलते हैं वांगला उत्सव। क्या बोलते हैं? वांगला उत्सव। कहाँ मनाया जाता है? मेघालय के अंदर। नेक्स्ट अगला, 4 आपके सामने दोस्तों गुबंद जो मकबरे होते हैं, जो आदमी मर जाता है फिर उसके बाद जिनको जहां इनको गाड़ा जाता है उसके ऊपर एक मकबरा सा बना दिया जाता है। तो ये कुछ राजाओं के नाम हैं और इनके कैसे कैसे मकबरे हैं ये अपने को अच्छे से आपको बताना है। तो दोस्तों जो सिकंदर लोदी है हमेशा याद रखना, कौन? जो आपका सिकंदर लोदी है, इसका जो गुंबद है दोस्तों वो कैसा गुंबद है? उसका गुंबद है दोहरा गुंबद। मतलब एक ये गुंबद है, इसके अंदर एक और है, डबल, ऐसे डबल टॉम बना हुआ है ना, इसकी कब्र के ऊपर। किसकी? सिकंदर लोदी वाला। तो सिकंदर लोदी का कैसा गुंबद है दोस्तों? दोहरा गुंबद है। कैसा है? जबकि याद रखना जो बलबन करके एक शासक हुआ है उसकी जो गुंबद, अगर आप उसका कब्र देखोगे ना तो उसके एकदम प्रॉपर ऐसे किनारे निकले हुए हैं, ऐसी प्रॉपर आर्क निकली हुई है, ऐसी प्रॉपर क्या निकली हुई है? आर्क निकली हुई है। तो आर्क वाला जब भी पूछा जाए दोस्तों तो याद रखना ट्रू जो आपका दोस्तों आर्क वाला टॉम्ब है, ट्रू आर्क वाला जो टॉम्ब है वो किसका दोस्तों? बलबन का ही है। तो सी का तो दोस्तों क्या हो जाएगा? थर्ड। और डबल वाला किसका है? सिकंदर लोदी का। अगर आप बस 2 भी याद रखोगे बाकी वाले अपने आप ही आपके मिल जाएंगे। तो दोहरा गुंबद किसका? सिकंदर लोदी का। और सत्य में, ये सत्य क्या मतलब? ट्रू। जो ट्रू आर्क वाला जो टॉम्ब है वो किसका है? वो दोस्तों बलबन का ही है। तो ए का तो दोस्तों फोर्थ, ए का फोर्थ इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन सी का थर्ड, ए का फोर्थ और सी का थर्ड ओनली इसी में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। क्लियर है? बाकी अष्टभुज मकबरा किसका है? शेरशाह का। इसमें 8 भुजाएं निकली हुई उस मकबरे का। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो, भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट लावा निर्मित लावा सेलों का निर्माण कौन से काल के अंदर हुआ है? तो याद रखना बैसाल्ट लावा जब भी बात आए, पठारी जब भी इलाके की बात आए तो वो सब निर्माण कौन से काल के अंदर हुआ है? तो दोस्तों उसका नाम है क्रिटेशियस काल। कौन सा है? क्रिटेशियस काल। जैसे अगर आपसे पूछे हिमालय का निर्माण कौन से काल के अंदर हुआ है तो आप बोलोगे टर्शरी काल के अंदर। ठीक है, प्लिस्टोसिन युग के अंदर क्या बना था? भारत का जो उत्तर का जो मैदान है याद रखना, उत्तर के मैदान का निर्माण कौन से काल के अंदर हुआ? प्लिस्टोसिन काल के अंदर हुआ है। कार्बोनिफेरस काल के अंदर क्या हुआ था दोस्तों? तो जो पेंजिया, जो मैंने कई बार आपको पढ़ाया है, पेंजिया जो एक विशाल भूखंड था उसके टुकड़े हुए थे, गोंडवाना लैंड और आपके एक्चुअल में क्या जो आपका अंगारा लैंड है वो टूटे थे। कौन से काल के अंदर? कार्बोनिफेरस काल के अंदर। तो क्रिटेशियस काल के अंदर एक्चुअल के अंदर क्या हुआ था दोस्तों? दक्कन के पठार का जो उसके चट्टाने हैं, लावा से भरी चट्टाने हैं, उसका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, भारत सरकार द्वारा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी वॉज सेटअप इन इंडिया। याद रखना इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एडा, IRDAI। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है। क्या है फुल फॉर्म? क्या हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म? क्या हो जाएगी दोस्तों? IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्लियर है? और इसकी IRDAI की स्थापना कब हुई थी अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 2000 के अंदर। ठीक है, अगर पूछे इसका हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों तो इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद के अंदर। कहां पर है? हैदराबाद में। ठीक है, काम क्या है इसका? जितने भी भारत के अंदर इंश्योरेंस कंपनियां, कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि भारत में इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने वाली संस्था कौन सी है? ऑप्शन में आएगा RBI ने, SBI ने, तो सब बकवास है। इंश्योरेंस सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं उन सबको, जैसे बैंकों को, सारे बैंकों को रेगुलेट कंट्रोल करने वाली संस्था कौन है? RBI। वैसे इंश्योरेंस सेक्टर की जितनी भी कंपनियां उसको रेगुलेट करने वाली संस्था कौन सी है? तो उसको रेगुलेट करने वाली संस्था है IRDAI। नाम ही है ना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना अप्रैल 2000 के अंदर हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां है दोस्तों? हैदराबाद के अंदर। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? अप्रैल 2000 के अंदर। कौन सी कमेटी की सिफारिश पर IRDAI की स्थापना हुई थी दोस्तों? तो मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर। मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर। ठीक है, मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर IRDAI की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में AIODC किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों एक्चुअल में हाल ही के अंदर माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसने भारत के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने दोस्तों भारत के अंदर लगभग 1 लाख जो आपके ट्रेनी लोग हैं वो कैसे AI टूल्स, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके टूल्स एप्लीकेशन का अच्छे से बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें। ठीक है, तो उनको ट्रेनिंग देने के लिए दोस्तों एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। कम से कम 1 लाख लोगों को ऐसे डेवलप करना है, उनको ट्रेंड करना है। ये दोस्तों प्रोग्राम लॉन्च किया किसने दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट ने। तो हाल ही में दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने AIODC करके एक प्रोग्राम को क्या किया है? लॉन्च किया इंडिया के अंदर। हाल ही में भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला स्पेनिश भाषी देश कौन सा है? कुल मिला के मैं आपको बता देता हूं,
अगर आप नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जब देखते हो कॉन्टिनेंट, तो उसके बीच में जो मध्य अमेरिका है उसमें कई सारे देश आते हैं। उसी मध्य अमेरिका के बीच में दोस्तों एक देश पड़ता है आपका, उसका नाम है दोस्तों निकारागुआ। क्या नाम है? निकारागुआ। ये नहीं आएगा, इसकी जगह ग आएगा, निकारागुआ। तो निकारागुआ करके एक देश पड़ता है दोस्तों मध्य अमेरिका में। कहां पड़ता है दोस्तों? ये आपके मध्य अमेरिका, जो मध्य अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो मध्य अमेरिका है, उसके अंदर जो 12-13 देश हैं आपके, उस मध्य अमेरिका का ये सबसे बड़ा देश है निकारागुआ। वहां पर स्पेनिश भाषा बोली जाती है। तो वहां पर दोस्तों इसने इंडिया से आने वाली जितनी भी दवाइयां वगैरह उनको अपने अंदर दोस्तों, अपने यहाँ पर अपने देश के अंदर आने पर उसने दोस्तों उसको परमिशन दे दी, एक तरीके से परमिट दे दिया है कि भारतीय दवाइयां का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उस देश का नाम क्या है? उसका नाम है निकारागुआ। ये कहां पड़ता है? मध्य अमेरिका में। नेक्स्ट अगला, INS जटायु का उद्घाटन कहां किया गया? यह कहां होगा? तो दोस्तों INS इंडियन नेवल जो शिप है, ये एक तरीके से हमारा नेवल बेस स्टेशन होगा, और ये कहां पर होगा दोस्तों? लक्षद्वीप के अंदर। कहां पर है दोस्तों? लक्षद्वीप के अंदर। नेक्स्ट अगला, हाल ही में भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए TTOS योजना की घोषणा किसने की? कौन सी योजना बोला दोस्तों? TTOS। क्या? TTOS कुछ नहीं है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका जो देश है, साउथ अफ्रीका जो कंट्री है, उसने क्या किया? क्या उसके देश के अंदर ज्यादा लोग आए और घूमने आए, उसके देश के अंदर टूरिज्म को बढ़ावा मिले, जिससे वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, उस देश की इनकम अच्छी होगी, इनकम में बढ़ोतरी होगी। तो उसने खास करके चाइना और इंडिया के टूरिस्ट लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए एक योजना लॉन्च की है, जिसका नाम है TTOS। तो ये योजना दोस्तों किस देश ने बनाई है? ये योजना दोस्तों बनाई है आपके साउथ अफ्रीका ने। साउथ अफ्रीका की योजना है, जिसमें वो चाहता है कि भारत और खास करके चीन वगैरह के ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट उसके वहां पर घूमने आए। ठीक है, फुल फॉर्म है ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम, ट्रस्टेड टूर एंड ऑपरेटर स्कीम करके एक योजना है। तो आपको बस याद रखना है, ये योजना भी किसने बनाई है? तो साउथ अफ्रीका ने। किसके लिए? ताकि इंडिया और चाइना के ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट उसके देश के अंदर आए। तो बस, तो दोस्तों इसी के साथ अपन ने लगभग इस मॉक टेस्ट के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे अच्छे से देखे, जहां जिसकी जितनी जरूरत थी उतनी मैंने आपको एक्सप्लेन करके भी बताया। और उम्मीद करता हूं वही वाली बात जो हर बार मैं आपको बोलता रहता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो नेक्स्ट आपके कभी भी फ्यूचर में जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन ले तो आपके गलत होने नहीं चाहिए। तो ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट जो आपका मॉक टेस्ट होगा उसके सोल्यूशन में। थैंक यू।